हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट। तो इस चैप्टर में हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि मैटर की वो स्टेट जहाँ पर क्या रहता है, उस कंपाउंड का फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम रहता है। देखिए, हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के हिसाब से तो सिलेबस कवर करेंगे ही साथ क्या करेंगे, जो भी हमारे जेईई या नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट, जिसको हम हिंदी में ठोस अवस्था भी कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट क्या है, हमने मैटर देखा है। मैटर क्या होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका क्या होता है, एक मास होता है और वो क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तीन स्टेट होती है मैटर की, या तो सॉलिड में पाया जाता है, या लिक्विड में पाया जाता है, या फिर गैस में पाया जाता है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेट कौन सी, सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। जो भी किसी भी कंपाउंड की स्टेट, सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं कि क्या है ये। तो सॉलिड स्टेट क्या है कि दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर, दैट पर्टिकुलर state of matter which having fixed shape, size and volume। मतलब पदार्थ की वह अवस्था है जहाँ पर क्या हो रहता है, किसी भी जो भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसका आकार, आयतन और क्या आकृति उसकी निश्चित रहेगी, शेप, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स रहेगा। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर का क्या है, एक फिक्स शेप है और इसका साइज भी बना, हम कहें कि ये 10 सेंटीमीटर का है तो फिक्स साइज है। ऐसा नहीं होगा कि आज हम इसको रख गए और कल के दिन ये 10 से 15 सेंटीमीटर हो गया या उससे कम हो गया। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, मतलब हमें अगर इसके अंदर इंक एक फिक्स ml में इंक भरी जा रही है तो उतनी ही भरी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं भरी जा सकती, या उसका वॉल्यूम जो है फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पर क्या रहता है, किसी भी हमारे पास जो भी कंपाउंड है उनका फिक्स शेप रहता है, साइज रहता है और वॉल्यूम रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट बोला जाता है। अब क्या रहता है कि जो इसके कुछ टाइप्स रहते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं। तो इससे पहले हम एक चीज़ सीखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या होता है कि कंपाउंड जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मतलब सॉलिड स्टेट जो है वो स्टेट किन किन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। जैसे हम देखें कि मकान है, जैसे तो मकान क्या है, ईंटों से मिलकर, ईंट के जुड़ने से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या है, उसके मकान के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसे ही सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी सॉलिड के अंदर वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट है या इरेगुलर अरेंजमेंट है, एक फिक्स बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में लगे हुए हैं, या फिर एक इधर उधर बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न में है। उस हिसाब से जो सॉलिड स्टेट हुए मैटर के, उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। जो भी हमारे पास जो भी सब्सटेंस है उनको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह है टाइप्स ऑफ सॉलिड। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब जो भी हमारे उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर सॉलिड बना हुआ है, वो किस प्रकार से अरेंज हो रखे हैं उस पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर। तो हमने क्या कहा, सॉलिड कितने टाइप में डिवाइड किया हमने यहाँ पर से, दो टाइप में। पहला जो टाइप है वो कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो एक पहला हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हो गया एमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होती है जहां पर क्या होता है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। तो यहां पर क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स का या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक नियमित जो है वो अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक इरेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पर रहता है। यहाँ पर क्या है, एक इरेगुलर अरेंजमेंट, मतलब कोई फिक्स अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। पार्टिकल्स मतलब इधर उधर कैसे भी लगे हुए हैं, कोई फिक्स पैटर्न यहाँ पर नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या एक फिक्स पैटर्न है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। जैसे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास मेटल सॉलिड के क्रिस्टल होते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, NaCl का क्रिस्टल है, KCl का क्रिस्टल है, NaNO2 का क्रिस्टल है, या फिर हमारे पास शुगर का क्रिस्टल है, जो हमारे पास चीनी का क्रिस्टल होता है वो है। ठीक है, तो ये क्या किसके एग्जाम्पल हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए। NaCl क्रिस्टल, जैसे हमारे पास नमक होता है जो, उसके क्रिस्टल, वो क्या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। चीनी होती है, चीनी के भी जो क्रिस्टल कौन से हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा KCl, NaNO2, KNO2, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमारे पास लकड़ी होगी, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, और हमारे पास आता है प्लास्टिक है, वुड है, कांच हो गया, ग्लास, ये सब किसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो इसको ना, इनको एक चीज़ और बोला जाता है, सूडो सॉलिड बोला जाता है, यानी वास्तविक ठोस नहीं है। ये कैसे हैं, ये छद्म ठोस बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोला जाता है इनको। जबकि इनको ट्रू सॉलिड बोला जाता है, वास्तविक ठोस ये वाले माने जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। ठीक है, तो ये तो बात जनरल बात होगी कि इसके अंदर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे रबर भी क्या है, रबर भी एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड का। ठीक है, तो दो बातें हमने कर ली हैं कि सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड तो वो थे कि जिनका फिक्स शेप साइज एंड वॉल्यूम होता है, वो मैटर की वो स्टेट जहाँ पर फिक्स शेप साइज एंड वॉल्यूम होता है। दूसरा हमने दो टाइप में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जबकि दूसरा एमॉर्फस सॉलिड में कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, एक इरेगुलर अरेंजमेंट है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म हम इसको पढ़ लेते हैं। तो एक साइड हम लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी साइड हम देख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो अब देखिए, पहला तो वही बात होगी कि डिफरेंस में कि पहला क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, और यहाँ पर क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है एमॉर्फस सॉलिड में। अब देखिए, इनको एक दूसरी चीज़ क्या बोले जाते हैं, इनको लॉन्ग रेंज सॉलिड बोला जाता है, लॉन्ग रेंज सॉलिड। जबकि इनको क्या बोला जाता है, शॉर्ट रेंज सॉलिड, शॉर्ट रेंज सॉलिड। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज सॉलिड क्यों बोला जाता है, अगर हम देखें इनका, अगर इन क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर ये माना हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो क्या देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि हमको जो हमारे पास जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। इनका क्या एक फिक्स अरेंजमेंट है। देखिए जैसा यहाँ पर अरेंजमेंट दिख रहा है, बगल में ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है, ऐसे नीचे की तरफ भी ऐसा ही होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या एक रेगुलर अरेंजमेंट है, और ये काफ़ी दूरी तक होता है, बहुत दूर तक, यहाँ से पूरे सिस्टम के अंदर बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा सिस्टम पाया जाएगा। इसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज सॉलिड। इसलिए इसको बोला जाता है कि बहुत दूरी तक एक सेम टाइप का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पाया जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है लॉन्ग रेंज सॉलिड। जबकि देखो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए माना इतनी देर कुछ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हुआ इसका, तो इसके बाद क्या हो गया, फिर बिल्कुल डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऐसे कुछ कोई भी पैटर्न हो सकता है इनका लगने का, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। ऐसे कोई भी एक इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज सॉलिड। शॉर्ट रेंज सॉलिड मतलब कुछ दूरी तक अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो भी गया तो आगे को बिल्कुल इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो इस दूसरी चीज़ बात क्या होगी, इनको बोला जाता है लॉन्ग रेंज सॉलिड, जबकि इनको बोला जाता है शॉर्ट रेंज सॉलिड। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर ऐसा है, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप का इरेगुलर अरेंजमेंट है। दूसरी बात, अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें,
इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें दोनों के, तो यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका क्या होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब है जैसे हमारे पास एक NaCl का क्रिस्टल है, तो अगर उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा तो एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे कोई हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो क्या होगा, जैसे माना वो जो है 90 डिग्री उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट है, तो उतनी डिग्री पर ही जाके क्या होना होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है, इस पर एक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन रेंज में होता है। मतलब रेंज में कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम कहें कि 100 से 115 के बीच का, इस टाइप से रेंज में होगा एक मेल्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पर से किसी भी पॉइंट पे ये पिघलना शुरू हो सकता है, मेल्ट करना शुरू हो सकता है। तो एक रेगुलर कोई फिक्स पॉइंट नहीं है इसके मेल्ट होने का, ठीक है। तो दूसरी बात होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होता है। ऐसा इसलिए है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट की इसलिए है क्योंकि चारों तरफ से पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में लगे हुए हैं। इस वजह से इनमें अट्रैक्शन फोर्स जो होगा ना, चारों तरफ से इक्वल होगा, एक जैसा अट्रैक्शन फोर्स होगा। इस वजह से शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं, कहीं से कैसा फोर्स लग रहा है, कहीं से कैसा फोर्स लग रहा है। तो इस वजह से एक रेंज में होता है, कोई फिक्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं होता है। थर्ड बात होगी, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है प्योर सॉलिड, जबकि इनको बोला जाता है सूडो सॉलिड्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, प्योर सॉलिड्स, और एमोर्फस सॉलिड को बोला जाता है सूडो सॉलिड, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है अगला, अगर डिफरेंस हम देखना चाहें इनमें, तो अगर हम क्या करें, कोई हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हम उसको क्या करें, बाय नाइफ कट करें, चाकू से काटें, तो क्या हो जाता है, इसमें जो पीस जो भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक रेगुलर शेप के पीस बनते हैं। मतलब अगर हम करें कि कट बाय नाइफ, चाकू से अगर हम इनको काटते हैं तो क्या होता है, एक रेगुलर पीस में ही कटते हैं। किस में कटते हैं, रेगुलर पीस बनेंगे यहाँ पर से। जबकि यहाँ पर से क्या होता है, कोई भी फिक्स पीस नहीं बनेंगे, इरेगुलर पीस बनते हैं। कोई भी अलग अलग शेप के, अलग अलग टाइप के पीस बनेंगे उसको अगर हम काटेंगे छोटा छोटा। तो ये हो गया अगली चीज़ कि अगर हम चाकू से काटें, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, एक रेगुलर छोटे छोटे पीस में, बिल्कुल सेम साइज के लगभग पीस में कट होंगे। ये इनका कोई रेगुलर पीस नहीं बनेंगे, इरेगुलर पीस बनेंगे एमोर्फस सॉलिड में। अगली बात करें आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक की बात करें तो क्या होता है, अगर हम एमोर्फस सॉलिड में देखें तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या फिर क्या होता है, और होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, ये या हीट कंडक्टिविटी होती है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या होती हैं एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम उस सॉलिड के अंदर इन सब को निकालें तो क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है हर किसी डायरेक्शन से। जैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा क्रिस्टल है, तो हर किसी डायरेक्शन से क्या होता है, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह क्या आता है, बिल्कुल सेम आता है हर किसी डायरेक्शन से। ऑल डायरेक्शन से सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। मतलब जो वैल्यू जिस हर डायरेक्शन से क्या आती है, सेम टाइप की वैल्यू आएगी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या आती है, डिफरेंट आती है, जबकि इसके केस में क्या आती है, सेम आती है। ठीक, ध्यान देना इस चीज़ को। एमोर्फस सॉलिड के केस में क्या आएंगी, सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब आती हैं, ये क्या आती हैं, हर किसी डायरेक्शन सेम आती हैं एमोर्फस सॉलिड के केस में। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या आती है, डिफरेंट आती है। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आइसोट्रोपिक, ठीक है, सॉरी एनाइसोट्रोपिक है, इनको बोला जाएगा एनाइसोट्रोपिक, जबकि एमोर्फस सॉलिड को बोला जाएगा आइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक नेचर मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जबकि एनाइसोट्रोपिक का मतलब है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस टाइप का ये हो गया, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, एक चीज़ और होती है जो एमोर्फस सॉलिड का एक स्पेशल नेचर है, वो क्या है कि एमोर्फस सॉलिड को एक चीज़ और बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं एमोर्फस सॉलिड के अंदर,
इनको बोला जाता है क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जैसे लिक्विड होता है ना, लिक्विड में क्या होता है, एक फ्लोइंग नेचर, बहने का गुण होता है। तो क्या होता है, इनमें एमोर्फस सॉलिड में भी थोड़ा बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, बहने का बहुत ही मतलब स्लो है रेट बहने का, लेकिन क्या है, लेकिन इनमें फ्लो होने का नेचर होता है, बहने का गुण होता है। ऐसा एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास पुराने जो कांच की खिड़कियां होती हैं, बहुत साल पुरानी जो हैं, उनका क्या होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जबकि ऊपर का पोर्शन पतला रहता है। वो किस वजह से हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, कांच जो है हमारा पास एमोर्फस सॉलिड है, वो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। तो बहने की वजह से क्या हो रहा है, नीचे की परत जो हो रही है वो मोटी हो जा रही है, ऊपर की पतली हो जा रही है। इसी नेचर को बोला जाता है सुपर कूल्ड नेचर, या सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोला जाता है एमोर्फस सॉलिड को, क्योंकि इनके फ्लो नेचर होने की वजह से, बहने के गुण की वजह से इसको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे पास जो कि हमने देखे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया और इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेन इसमें ये याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जबकि एमोर्फस सॉलिड में कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इधर उधर बिल्कुल इरेगुलर अरेंजमेंट में पार्टिकल्स लगे हुए हैं। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो मतलब ये है कि अब हमने क्रिस्टलाइन, अभी हमने क्या करा, सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया। सॉलिड का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, की पार्टिकल्स कैसे कैसे अरेंज हो रखे। वो तो दो टाइप के थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अब देखिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन कर रहे हैं, ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, ये किस बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ constituent particles and the attraction force between the constituent पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किस बेस पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि जो हमारे जो सॉलिड बना है ना, उसमें कौन कौन जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका नेचर कैसा है, यानी कि जो हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लगे हैं वो कौन क्या क्या है, एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है। ठीक है, उनका नेचर कैसा है। दूसरा, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, जैसे आयन्स होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स होगा, यानी आयनिक बॉन्ड होगा। एटम्स होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके पास सेकेंडरी फोर्स होंगे, जैसे वंडर वॉल फोर्स वगैरह होगा। ठीक है, तो इस बेस पर हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जो भी हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखिए कितने टाइप में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर से हम 4 टाइप से क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। जो पहला होता है यहाँ पर वो है, पहला है आयोनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड पहला होता है। दूसरा होता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ को लिख लेते हैं, पहला जो है वो कौन सा है, आयनिक सॉलिड। दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड, पहला है आयनिक सॉलिड, दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड। तीसरा होता है मेटालिक सॉलिड, और सबसे लास्ट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो 4 टाइप के हमारे पास क्या है, सॉलिड्स हैं। पहला है आयनिक सॉलिड, दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और फोर्थ होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखिए अब यहाँ पर पहली चीज हम देखते हैं कि इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड मतलब इसमें क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जो जिन पार्टिकल से मिलकर के ये आयनिक सॉलिड बना होगा वो क्या होंगे, वो होंगे आयंस। आयंस मतलब कैटायन एंड एनायन।
ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, कैटायन एंड एनायन क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे हमारे पास आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है NaCl का क्रिस्टल, जैसे नमक है, नमक में क्या होता है Na+ और Cl- KCl का क्रिस्टल, ये कौन से होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स। जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है कार्बन और ग्रेफाइट, वो क्या है, वो किसके एग्जांपल है, कोवलेंट सॉलिड के। कार्बन क्या होता है, एक एटम होता है, ठीक है, एटम्स के बीच में वहाँ पर बॉन्डिंग होगी। दूसरा, थर्ड में क्या, मेटालिक सॉलिड, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक। और चौथा होता है मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड में यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, मेटल और इलेक्ट्रॉन होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। और सबसे लास्ट जो होता है मॉलिकुलर सॉलिड में, इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो चौथा क्या हो गया, मॉलिकुलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए पहला तो हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देख लिया। अब दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस वजह से क्या है, जो वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है मैटर, अगर उसके बीच में कम अट्रैक्शन फोर्स होता है तो फिर लिक्विड में पाया जाता है, और ही कम अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो गैसियस स्टेट होती है। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हालांकि इनमें क्या होगा, सभी में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो होगा इसमें कौन सा होगा, वो होगा कौन सा, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर पाया जाएगा बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पर दूसरे में कौन सा होगा, यहाँ पर कोवलेंट सॉलिड है तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। और थर्ड क्या है, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कौन सा पाया जाता है, यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। और फोर्थ जो है मॉलिकुलर सॉलिड में, उसमें कौन सा पाया जाता है, उसमें पाया जाता है वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात होगी, इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें होंगी कि इनके बीच में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और दूसरा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब देखिए थर्ड चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके कंडक्टिविटी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट इनमें फ्लो होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास आयनिक सॉलिड होता है, जैसे हमारे पास क्या है, आयनिक सॉलिड के अंदर NaCl का जो क्रिस्टल है वो क्या एक आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होती है, क्योंकि Na+ है, Cl- है, उन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आयन काफ़ी टाइटली अट्रैक्ट करे रहेंगे, और आयन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो पाएंगे, बह नहीं पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट उस सिस्टम के अंदर फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में तो नहीं होती है। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी। लेकिन क्या होता है, अगर हम इसी NaCl का क्या बना दें, एक लिक्विड में सॉल्यूशन बना दें, पानी के अंदर उसको घोल दें, तो क्या होगा, वहाँ पर आयन फ्री हो जाते हैं, Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाते हैं, और क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाते हैं। तो अगर माना पार्टिकल्स या आयन्स मूव करने लग गए, तो इस वजह से क्या होगा, इसका मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ये कंडक्टर हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है। मतलब लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टिविटी क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, कौन सा, आयनिक सॉलिड। अब कोवलेंट सॉलिड क्या है, कोवलेंट सॉलिड क्या करेगा, कंडक्टिविटी फ्लो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर मे बी कंडक्टर हो भी सकता है, ठीक है, और इंसुलेटर भी हो सकता है, यानी कि कंडक्टिविटी फ्लो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल है, जैसे कोवलेंट सॉलिड में कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, जैसे हमारे पास कौन से होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या करता है, कंडक्टिविटी फ्लो करवाता है, उस पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फ्लो होती है क्योंकि उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि डायमंड में जो कंडक्टिविटी होती है फ्लो नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं, कंडक्टर भी हो सकते हैं और इंसुलेटर भी
हो सकते हैं। तो दो टाइप की बातें इसमें होगी। थर्ड है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कंडक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पर भी ये जो होते हैं ये वैसे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर फ्री रहते हैं, मेटल एंड इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल का भी क्या होगा, आयन होगा, मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फ्लो करते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कोई बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मे बी कंडक्टर और क्या हो सकते हैं, इंसुलेटर भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चार बातें होगी कि पहले क्या, ये जो है आयनिक सॉलिड जो भी होते हैं क्या होते हैं, मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं, मोल्टन या लिक्विड स्टेट में पानी के अंदर घोल देंगे तो तब क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फ्लो करते हैं। दूसरा कोवलेंट सॉलिड क्या कर रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों टाइप के हो सकते हैं। मेटालिक सॉलिड कंडक्टर होते हैं और ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड भी क्या हो सकते हैं, कंडक्टर भी हो सकते हैं और इंसुलेटर भी ये हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आयनिक सॉलिड का जो एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl है, KCl है, ये क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें क्या है, NaCl क्रिस्टल, दूसरा KCl क्रिस्टल, और क्या हो सकता है KNO3, ये सब क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। दूसरा कोवलेंट सॉलिड में क्या हो जाएगा, डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। मेटालिक सॉलिड में जो भी हमारे पास मेटल के जो भी क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास जिंक के क्रिस्टल हो गए, आयरन के क्रिस्टल हो गए, कोबाल्ट के क्रिस्टल हो गए, निकल के क्रिस्टल हो गए, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर कुछ इस टाइप की बॉन्डिंग रहती है। Zn है, Zn जब भी मेटल होते हैं ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो यहाँ पर से क्या होगा, Zn, या फिर हम कोई भी मेटल ले लें, M ले लें, तो M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा, तो M प्लस हो जाएगा और इसका बगल में यहाँ पर क्या होगा, इसी का इलेक्ट्रॉन होगा, इस फॉर्म में पाए जाते हैं। हमने लिखा था मेटल और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनमें। अब क्या होगा, यहाँ पर से क्या होगा, एक सेम ऐसे ही पूरा का पूरा क्रिस्टल है, तो वहाँ पर ऐसे पाए जाएंगे, मेटल प्लस होगा प्लस इलेक्ट्रॉन और बगल में इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे यहाँ पर होगा मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन, M पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, M पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी को क्या बोला जाता है, मेटालिक बॉन्डिंग। ये इसके इलेक्ट्रॉन और दूसरे मेटल के पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है, इसी को मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। तो होता क्या है ना, यहाँ पर अगर मेटालिक सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कि किस वजह से होती है, कि जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होता है, ये मेटल भी क्या होने लगते हैं, यहाँ पर से वाइब्रेट होने लगते हैं, तो वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ये रोक देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, इस वजह से जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, कंडक्टिविटी हो रही थी सिस्टम के अंदर, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेटल क्या करेगा, इसके पाथ में आ जाएगा, मतलब इसके रास्ते में इसको रोक देगा इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से। इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आयोडीन क्रिस्टल है, आयोडीन का क्रिस्टल है तो किसके अंदर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी बातें होगी। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, क्योंकि हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनका भी मेटेलिक पॉइंट जो होता है वो भी हाई होता है। यहाँ पर इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जबकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि यहाँ पर वीक बॉन्ड रोल फोर्स हैं, तो इस वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ठीक है। तो ये इतनी बातें होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। इनका चार जो भी हमने क्लासीफाई कर रखे हैं, पहला था आयनिक सॉलिड, दूसरा था कोवलेंट सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनकी कुछ हमने बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली कि इनमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इनके बीच में क्या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अब एक टॉपिक और हम कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो ये हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड।
जैसा कि हमने देखा था ग्रेफाइट और डायमंड जो दोनों थे वो किसके अंदर आ रहे थे, कोवलेंट सॉलिड के अंदर आ रहे थे। और हमने कहा था कि ग्रेफाइट क्या है, एक कंडक्टर है, जबकि डायमंड क्या है, एक इंसुलेटर है। तो इनके बीच में आखिर क्या ऐसा क्या अंतर रहता है कि एक हमारे पास कंडक्टर रहता है जबकि एक दूसरा क्या है, इंसुलेटर होता है। तो देखिए हम इनका कुछ अंतर देखते हैं, इनमें क्या क्या है। एक साइड हम ग्रेफाइट लिख लेते हैं और दूसरे साइड डायमंड लिख लेते हैं। तो पहला क्या होता है, ग्रेफाइट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि दोनों क्या है, कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, उसके अपर रूप हैं दोनों ही। तो क्या है, जो इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है ना ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का, वो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम जो यहाँ पर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है sp2। और जबकि यहाँ पर क्या होता है, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। अब देखिए इसी बेस पर हम समझा सकते हैं कि ये एक कंडक्टर क्यों है और दूसरा इंसुलेटर क्यों है। जैसे हम देखें, अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। और हाइब्रिडाइजेशन में केवल लास्ट सेल के सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में क्या है, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये इसको हम 2px 2py और इसको 2pz लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है। यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गया तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर ये 2s है और ये क्या है, px py एंड pz ऑर्बिटल। तो अब होता क्या है, यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है एक s मिक्स होगा और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल तो क्या हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जबकि एक जो ये pz का ऑर्बिटल है, इसने हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसका इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी का कारण होता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट एक कंडक्टर होता है। सेम अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो इसमें क्या होगा, 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट होगा, ये 2s था और ये px py एंड pz हमने लिख लिया। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस तो सेम ही है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना है, sp3 मतलब एक s मिक्स होना है और 3 p मिक्स होना है। तो चारों के चारों ऑर्बिटल क्या हो गए, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री नहीं रहेगा। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होगा तभी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये तो इसका मेजर डिफरेंस हो गया जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसके अलावा जो मेन और डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट क्या होता है, वो सॉफ्ट नेचर का होता है, जबकि ये कैसा होता है, हार्ड नेचर का होता है। ये ग्रेफाइट की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, डेंसिटी इसकी लो होती है, इसकी डेंसिटी इसकी हाई होती है डायमंड की। ये दो चीज़ें और अंतर हो गए इनमें। इसके अलावा और जो अंतर है वो है कि ये जो है, ये तो टेट्राहेड्रल शेप में पाया जाता है, इसका कुछ ऐसा शेप होता है। इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ एक कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, क्योंकि ये ग्रेफाइट को, तो ग्रेफाइट जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लेयर फॉर्म में, यानी कि जो हमारे पास हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं उनके फॉर्म में ये पाया जाता है। एक हेक्सागोनल लेयर ऊपर है, उसके नीचे दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, इस फॉर्म से लेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि ये किस होता है, टेट्राहेड्रल शेप में पाया जाता है, टेट्राहेड्रल शेप में पाया जाता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा था, sp3 था। यहाँ पर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, इसलिए ये क्या होता है, एक हेक्सागोनल लेयर्स के फॉर्म में यहाँ पर पाया जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें, ग्रेफाइट का और डायमंड का, तो डायमंड का हमने क्या कहा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का शेप बनेगा। तो कुछ ऐसे अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे कुछ बना सकते हैं। एक कार्बन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे।
तो एक 3 यहाँ पर से बने हैं, एक चौथा कुछ ऐसे बन जाएगा, 4 ये हो गए, और यहाँ पर से भी एक, इसने 1 2 3 बनाए हैं, एक चौथा और बन जाएगा। ऐसे ही कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पर पाया जाएगा, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो क्या हो गया, इस टाइप का यहाँ पर अरेंजमेंट यहाँ पर से पाया जाएगा। तो एक कार्बन का जो जहाँ पर जो ज्योमेट्री या शेप होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, एक कार्बन कह रहा हूँ। जबकि ग्रेफाइट में देखें तो ग्रेफाइट कुछ ऐसे लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं। ये हमारे पास हेक्सागोनल लेयर्स हैं, 6 कार्बन के लेयर हैं, और यहाँ पर क्या है, एक लेयर है, सिमिलरली एक लेयर दूसरी यहाँ पर नीचे होगी। ऐसे करके कुछ नीचे एक लेयर होगी, एक लेयर ऊपर है, एक लेयर इसके जस्ट नीचे है। तो यहाँ पर क्या है, हर कार्बन पर क्या है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, हर कहीं कार्बन पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इस वजह से क्या है, ये कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। तो और यहाँ पर 2 लेयर के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर रहेंगे, जिसकी वजह से 2 लेयर आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो ये किसका डायग्राम हो गया, ग्रेफाइट का, और ये हो गया डायमंड का। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे जो कि हमने कार्बन एंड ग्रेफाइट में किए। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस किया, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन को किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप देखे, जिसमें थे आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद डिफरेंस देखा है ग्रेफाइट एंड डायमंड के बीच में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।